गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय हिंद, राम राम सभी बच्चों को। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, बेहतर होंगे। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म एग्जाम मंच एप्लीकेशन पर, और साथ के साथ आज के अपने इस हरियाणा जी के सेशन में। तो जितने भी बच्चे मेरे साथ आज के सेशन में लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार जल्दी से कमेंट करके मेरे को बताइएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। और उसके बाद हम रोहतक जिले को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जहां पर हमने कल की क्लास में रोहतक जिले को छोड़ा था। वहीं से हम रोहतक की बातों को कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं, और उम्मीद करता हूं कि अब से पहले जितनी भी क्लासेज हुई होंगी अच्छे तरीके से आप लोगों के सारा का सारा कंटेंट समझ में आया होगा। आप लोगों ने घर पर रिवीजन भी किया होगा, और रिवीजन करना बड़ा जरूरी है, सेल्फ स्टडी करना बड़ा जरूरी है। आप खुद की स्टडी को कितना समय देते हो, यही आपको सिलेक्शन की ओर लेके जाएगा। सिर्फ क्लास क्लास अटेंड करने से सिलेक्शन नहीं आता है। क्लास अटेंड करने के बाद आप खुद के ऊपर काम कीजिएगा, आप प्रैक्टिस सेट लगाइएगा। यदि कोई डाउट आता है तो आप उस टीचर से कंसल्ट कीजिएगा, उस टीचर से आप पूछिएगा। ठीक है, तो सारे के सारे बच्चों को राम राम, नमस्कार, जय हिंद सभी को। और रोहतक जिले को हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते हैं। कल हमने लास्ट में रोहतक के गुरुद्वारों को पढ़ा था, जिसमें एक गुरुद्वारा मैं आप लोगों को कवर करवा चुका था, नाम है मंजी साहिब गुरुद्वारा, जो सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी को समर्पित है। बच्चों, अगला एक और गुरुद्वारा आप लोगों को रोहतक में ध्यान रख लेना है, और उस गुरुद्वारे का नाम है बांग्ला साहिब गुरुद्वारा। बांग्ला साहिब गुरुद्वारा जो है ये आपका रोहतक में स्थित है। जयपुर रियासत के एक शासक का यहाँ पर रोहतक में बंगला हुआ करता था, और उसी बंगले के ऊपर सिख धर्म के लोगों ने अपना अधिकार जमाया, और सिख धर्म के लोगों के द्वारा वहां पर मेरे बच्चों अपनी पवित्र पुस्तक गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ शुरू किया जाता है, और बाद में इस बंगले को गुरुद्वारे का रूप दे दिया जाता है। और बंगले को गुरुद्वारे का रूप दिए जाने के कारण इसे हम कौन सा गुरुद्वारा बोलते हैं? बांग्ला साहिब गुरुद्वारा बोलते हैं। तो बांग्ला साहिब गुरुद्वारा आप कहाँ पढ़ोगे? रोहतक। रोहतक के अंदर ये दो गुरुद्वारे आप लोगों को ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं रोहतक के अंदर पर्यटन स्थलों की। टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कौन कौन से हैं? तो बच्चों, पर्यटन स्थलों में सबसे पहले आपको ध्यान रखना है शाहजहाँ की बावली। शाहजहाँ की बावली, या इसे हम बोल देते हैं जानी चोर की बावली। शाहजहाँ की बावली या जानी चोर की बावली। आपसे पूछ लिया जाए कि ये ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कहाँ है, तो आप लोगों को बोलना है ये रोहतक की महम तहसील में स्थित है। और बच्चों, इसका जो निर्माण करवाया गया था वो शाहजहाँ के एक सेवक के द्वारा 1658-59 में करवाया गया था। इसका निर्माण भी पेपर में पूछा जाता है। 1658-1659 में शाहजहाँ के एक सेवक थे सुद्दो कलोल। सेवक का मतलब नौकर भी आप बोल सकते हो। और इसी सुद्दो कलोल के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। बच्चों, ये जो आपका शाहजहाँ की बावली है, जानी चोर की बावली है, जिसको हम महम की बावड़ी भी बोल सकते हैं। इसका एक और नाम याद रख लेना,
क्योंकि ये महम के अंदर है तो आसपास के लोग इसे महम की बावड़ी या महम की बावली बोलते हैं। और इसी महम की बावड़ी को लोग स्वर्ग का झरना भी बोलते हैं। इसी महम की बावड़ी को लोग क्या बोलते हैं? स्वर्ग का झरना भी बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप लोगों को यहां पर महम के अंदर एक गुबंद ध्यान रखना है। शाह मोहम्मद रमजान का गुबंद। शाह मोहम्मद रमजान एक मुस्लिम संत हुए हैं बच्चों, और इनकी याद में यहाँ पर एक गुबंद बनाया गया। ये महम के ही रहने वाले थे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर ध्यान रखना है चौबीसी चबूतरा। महम के आसपास के 24 गांव के बीच यदि कोई मनमुटाव मतभेद हो जाता है तो वो 24 गांव के लोग इसी चबूतरे के ऊपर इकट्ठा होकर आपसी मनमुटाव को दूर करने का काम करते हैं। तो ये है आपका ऐतिहासिक चौबीसी चबूतरा, जो पूरे हरियाणा में प्रसिद्ध है, और ये महम रोहतक में ही स्थित है। महम के अंदर एक पक्षी के नाम पर भी पर्यटन स्थल है, उस पक्षी का नाम है नौरंग। आप सभी को पता होगा कि हरियाणा के अंदर जो हरियाणा टूरिज्म कॉर्पोरेशन है, जिसे हम हरियाणा पर्यटन निगम बोलते हैं, उस हरियाणा पर्यटन निगम के द्वारा लगभग 44 के अराउंड पर्यटन स्थलों का संचालन किया जाता है, और उसमें मैक्सिमम जो आपके टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स है उनका नाम पक्षियों के नाम पे रखा गया है। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि भारत के अंदर एक ऐसा राज्य बताओ जिसने अपने टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स के नाम पक्षियों के नाम पर रख रखे हैं, तो वो राज्य अपना हरियाणा ही होगा बच्चों। तो उसी में से एक पक्षी है नौरंग, और नौरंग के नाम से जो पर्यटन स्थल होगा ये होगा आपका महम के अंदर। नौरंग पर्यटन स्थल महम रोहतक। ठीक है बच्चों। पक्षी के नाम पर एक पर्यटन स्थल रोहतक में भी है, उसका नाम है मैना। तोता मैना की जोड़ी आप लोगों ने खूब सुनी होगी, है ना। जैसे आदमियों में हीर रांझा है, ऐसे पक्षियों में तोता मैना है। तो मैना पर्यटन स्थल जो है बच्चों, ये आपका प्रॉपर कहाँ होगा? रोहतक के अंदर होगा। रोहतक के अंदर और कौन सा पर्यटन स्थल है? यहां पर सर गौकर्ण तालाब है। गौकर्ण राजा का नाम था। राजा गौकर्ण का तालाब। कर्ण का तालाब बच्चों करनाल में है, तो राजा गौकर्ण का तालाब कहाँ होगा? रोहतक में होगा। नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है, यहां एक झील है तिलियार झील। तिलियार झील रोहतक में नेशनल हाईवे 9 के ऊपर स्थित है। NH9 के ऊपर ये क्या है? स्थित। और जो भी पर्यटन स्थल आपको नेशनल हाईवे के ऊपर नजर आ जाएगा, ऐसे टूरिज्म को हाईवे टूरिज्म कहा जाता है। तो आपका हाईवे टूरिज्म में कौन सा टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स काउंट किया जाएगा? तिलियार झील। जो भी नेशनल हाईवे के ऊपर, स्टेट हाईवे के ऊपर आपको पर्यटन स्थल नजर आ जाएगा, मतलब हाईवे के ऊपर दिखाई देने वाला टूरिज्म आपका हाईवे टूरिज्म कहलाएगा। टूरिज्म कई टाइप का होता है आपका, ठीक है। हिस्टोरियन टूरिज्म होता है, जो ऐतिहासिक चीजें होंगी, पुरानी चीजें होंगी। रिलीजियस टूरिज्म होगा, जो धर्म से जुड़ा हुआ होगा, आस्था से जुड़ा हुआ होगा, ठीक है। और प्रकृति से जुड़ा हुआ आपका एडवेंचर टूरिज्म होगा। तो टूरिज्म आपका कई टाइप का होता है। तो बच्चों, तिलियार झील रोहतक के अंदर नेशनल हाईवे 9 के ऊपर क्या है? स्थित है। उसके बाद हम चर्चा करते हैं इसी झील की। तो इस झील को पर्यटन स्थल कब घोषित किया गया था बच्चों? लोगों के लिए यह झील कब खोल दी गई थी? 1976 के अंदर। इसको पर्यटन स्थल घोषित किया गया 1976
76 के अंदर। ठीक है, तिलियार झील के बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है यहां पर एक चिड़ियाघर। रोहतक चिड़ियाघर, रोहतक चिड़ियाघर बच्चों रोहतक में है। ठीक है, इसकी स्थापना की हम बात करें 1985-86, 85-86, और यह प्रदेश का सबसे बड़ा चिड़ियाघर है। प्रदेश का सबसे बड़ा ये चिड़ियाघर। यहां पर आपको मस्जिद भी ध्यान रखनी है। मस्जिद में मेरे बच्चों यहां पर है एक मस्जिद जिसका नाम है लाल मस्जिद। लाल मस्जिद आपसे पूछा जाएगा कहां पर स्थित है। अब रोहतक में तो सारे के सारे बच्चे जानते हैं, लेकिन रोहतक के अंदर ये कहां स्थित है? भिवानी स्टैंड पर स्थित है। भिवानी स्टैंड कौन सा स्टैंड होगा? जहां पर भिवानी की तरफ जाने वाले जो व्हीकल होंगे, वाहन होंगे, वो खड़े होते हैं, उसी को भिवानी स्टैंड बोलते हैं, और भिवानी स्टैंड रोहतक में है। तो भिवानी स्टैंड रोहतक के अंदर कौन सी मस्जिद स्थित है बच्चों? लाल मस्जिद। इसका जो निर्माण है वो कब करवाया गया था? 1939, 1939 के अंदर। निर्माण 1939 में करवाया किसने था? एक व्यापारी ने करवाया था। उस व्यापारी का नाम बड़ा प्यारा सा है, आसिक अली। तो प्रसिद्ध व्यापारी हाजी आसिक अली के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ठीक है, लाल मस्जिद के बाद अगली मस्जिद है दीनी मस्जिद। बच्चों जहां पर आज दीनी मस्जिद बनी हुई है ना, पहले यहां पर हिंदुओं का एक मंदिर हुआ करता था, लेकिन औरंगजेब ने बच्चों उस मंदिर को तुड़वाकर यहां पर मस्जिद बनवाने का काम किया था। ठीक है, तो ध्यान रखना है दीनी मस्जिद कहाँ है? रोहतक में। औरंगजेब कट्टर मुसलमान था बच्चों। औरंगजेब द्वारा मंदिर को मस्जिद में बदला गया था। जब बाद में लोगों को इस बात का पता चलता है तो 15 अगस्त 1947 आजादी के बाद बच्चों जब रोहतक शहर के ऊपर पूरे के पूरे हिंदुओं का कब्जा हो जाता है, तो हिंदुओं ने सबसे पहले इस मस्जिद के अंदर भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित करने का काम किया। तो वर्तमान में यहाँ पर भगवान महावीर की मूर्ति स्थापित की गई है। वर्तमान में यहाँ क्या है? भगवान महावीर की प्रतिमा स्थापित की गई है बच्चों। ठीक है, वर्तमान में भगवान महावीर की क्या स्थापित की गई है? प्रतिमा। अगली जो मस्जिद है वो है कांच की मस्जिद। अब कांच को हम शीशा भी तो बोल सकते हैं ना, तो इसे कांच की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद। कांच की मस्जिद या शीशे वाली मस्जिद, ये भी कहाँ है? रोहतक में। तो ये 3 मस्जिद आप लोगों को रोहतक में ध्यान रखनी है। जल्दी से नोट कीजिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जल्दी से छापिएगा, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे बच्चों। ठीक है,
स्थल बोहर मठ के बारे में हम पहले ही ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और जल्दी से डन लिखना फटाफट, स्पीड को बढ़ा के चलो। राम राम भाई सभी को। मंजीत सैनी, सोखल वर्मा, वाह भाई वाह। सुनील कंबोज मेरे को बता रहा है सर कांच की मस्जिद जज्जर में है और शीशे वाली रोहतक में है। मान गए मेरे भाई सुनील कंबोज। कौन से स्कूल से पढ़ा है तू, है ना। मैं तुम्हें 4 बार नहीं 10 बार बोलता हूं, तुम मेरे बातों के ऊपर डाउट मत किया करो। जहां से तुम आज से पहले पढ़ के आ चुके हो वहां पर तुम्हें कंफ्यूज किया गया होगा, लेकिन जहां तुम आज मेरे साथ जुड़े हो तुम लोगों के सारे डाउट आसानी से क्लियर होते चले जाएंगे। ठीक है। जो जज्जर के अंदर है वो कांच की मस्जिद नहीं, वो काजी की मस्जिद है। और काजी की मस्जिद दुजाना गांव के अंदर है। और दुजाना गांव मेरे भाई रोहतक से जब चलेगा जज्जर रोड के ऊपर, बीच रास्ते में उल्टे हाथ वाली दिशा में आएगा। और उल्टे हाथ वाली दिशा में ही ये मस्जिद है, काजी की मस्जिद, जिसका निर्माण हाफिजुद्दीन के द्वारा करवाया गया था। सर सर की बुक पढ़ी थी मेरे भाई, उस बुक को उल्टा करके रख दे। जो मैं पढ़ा रहा हूं ना बस इसी को मान ले। ठीक है। मैं ये बता रहा हूं तुम्हें, मैंने कल आपको क्या बताई थी, साफ साफ मैंने तुम्हें एक बात बताई थी कि हरियाणा जीके की जिस भाई साहब ने भी किताब लिखी है XYZ, में किसी का नाम तो नहीं लूंगा, तो मेरे बच्चों वो किताब उनके द्वारा नहीं लिखी गई है। और यदि उनके द्वारा वो किताब लिखी गई है फिर भी इतनी गलतियां उस किताब के अंदर है, तो ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का जो वहां पर जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो तुम अपना सौभाग्य मानो कि तुम यहाँ जुड़े हुए हो। हरियाणा जीके में तुम्हें थोड़ी सी भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक एक डाउट आप लोगों का क्लियर होता चला जाएगा। रट्टाफिकेशन नहीं होगा यहाँ पर। आप लोगों के दिमाग में बातों को सेट किया जाएगा, जो वास्तविकता है उससे आपका परिचय करवाया जाएगा। ठीक है। तो टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। किताबों को साइड में रख दो। जो भी किताब तुम्हारे पास है, कितना भी बड़ा ग्रंथ तुम्हारे पास हो, अपने ग्रंथ से वो नीचे ही रहेगा। पूरे हरियाणा के अंदर मैं छुट्टी देता हूँ। ठीक है। अब देखिएगा, छुट्टी पढ़ाई में दी तो नहीं जाती है, लेकिन मैं हरियाणा जीके में देता हूँ और बिल्कुल ताल ठोक के देता हूँ। तो टेंशन मत लिया करो, मेरे को समझाने की कोशिश मत किया करो कि सर ये वहां है वो वहां है। मेरे को सब पता है कौन सी चीज कहाँ है, बस तुम लोग फॉलोवर बनो। ठीक है सुनील। तो उस किताब को साइड में रख देना और एक मैसेज उस सर के नाम छोड़ देना कि सर किताबों में गलतियां मत दिया करो, हमारा भविष्य आप लोगों के ऊपर टिका हुआ है ना। चलो फिर आगे बढ़ेंगे, कोई ना, गलतियां होती रहती हैं, सुधार करते रहेंगे। अब हम बात करते हैं, पर्यटन स्थल अपने कंप्लीट हो चुके हैं ना। पर्यटन स्थलों के बाद हम व्यक्तित्व की बात करते हैं। ठीक है। ग्रेट पर्सनालिटी, महान व्यक्तित्व। महान व्यक्तित्व। बच्चों महान व्यक्तित्व की बात करेंगे, सबसे महान आदमी कौन है रोहतक में जिसका नाम हमेशा रहेगा। अब तुम बोलोगे खट्टर। खट्टर का नाम तो हमेशा मेरे हिसाब से नहीं रहेगा, क्योंकि सारे के सारे परेशान कर रखे हैं खट्टर ने, है ना। आता तो खट्टर भी रोहतक से ही है, लेकिन खट्टर से भी महान शख्सियत कौन है मेरे बच्चों। खट्टर से भी महान तुम्हें ध्यान रखना है सर छोटू राम। ठीक है। तो हम छोटू राम की चर्चा कर लेते हैं सबसे पहले। छोटू राम की चर्चा कर लेते हैं मेरे बच्चों। छोटू राम जो है, इनका जन्म हुआ था 24 नवंबर 1881 को। एक एक बात को ध्यान से सुनते रहना। 24 नवंबर 1881 को इनका जन्म हुआ, और इनका जन्म हुआ था गढ़ी सांपला के अंदर। गढ़ी सांपला नेशनल हाईवे 9 के ऊपर बहादुरगढ़ और रोहतक के बीच में आता है। गढ़ी सांपला मैंने तहसील भी बताई, विधानसभा क्षेत्र भी बताया।
और इसी गढ़ी सांपला के अंदर 24 नवंबर 1881 को पैदा होते हैं छोटू राम। बच्चों छोटू राम जो है, इनका जो वास्तविक नाम था, घर वालों ने इनका नाम छोटू नहीं रखा था, बल्कि इसके जो भाई बहन थे, इसके जो चाचे ताए थे, वो इनको छोटू छोटू बोला करते थे, क्योंकि ये अपने भाई बहनों में सबसे छोटा था और इनका कद भी छोटा था, नाटा था, इसलिए सारे इसको छोटू छोटू पुकारा करते थे। लेकिन इसका वास्तविक नाम रिचपाल था। इनके पिताजी जब इनका नाम स्कूल में लिखवा के आते हैं, स्कूल कौन सा? झज्जर का प्राइमरी स्कूल। झज्जर के प्राइमरी स्कूल में प्राथमिक शिक्षा दिलवाने हेतु जब इनके पिताजी इनका स्कूल में नाम लिखवाने जाते हैं, तो बच्चों वो जल्दबाजी में, ठीक है, जल्दबाजी में टीचर को वो इनका नाम छोटू बोल देते हैं और कागजों के अंदर इनका नाम है इसी दिन से छोटू राम ऐड हो जाता है, और यही रिचपाल हमेशा छोटू राम के नाम से ही पुकारा गया। तो वास्तविक नाम रहा है इनका रिचपाल सिंह। बच्चों हम बात करें तो प्राथमिक शिक्षा इन्होंने कहां से प्राप्त की? झज्जर से। अब कई जगह तुम्हें रोहतक लिखा हुआ नजर आएगा, रोहतक नहीं मानना है। मैं बोलता हूं कि तुम्हें सिर्फ मेरी बातें माननी है यदि तुम मेरे स्टूडेंट हो तो, और यदि तुम किसी दूसरे के स्टूडेंट हो फिर तुम कुछ भी मानते रहना। प्राथमिक जो शिक्षा है वो कहां से हुई है? झज्जर से हुई है। बच्चों प्राथमिक शिक्षा झज्जर से पूरी करने के बाद ये चले जाते हैं दिल्ली, और प्राथमिक शिक्षा के बाद आगे की जो स्कूली शिक्षा है इन्होंने दिल्ली के अंदर एक स्कूल से प्राप्त की। वो स्कूल है सेंट क्रिश्चियन स्कूल। कौन सा है? सेंट क्रिश्चियन स्कूल। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आगे की स्कूली शिक्षा, अब आगे का मतलब है प्राथमिक शिक्षा से आगे की। कहीं तुम सोचो कि आगे कोई ना कोई कोर्स है। आगे की स्कूली जो शिक्षा है वो सेंट क्रिश्चियन स्कूल, सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली। सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली से मेरे बच्चों आगे की स्कूली शिक्षा इन्होंने क्या है अपनी कवर की। स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले ये स्कूली शिक्षा के दौरान ही हाईलाइट हो चुके थे। बच्चों ये जो सेंट क्रिश्चियन स्कूल था ना, इसका जो हॉस्टल था, इसका जो छात्रावास था, उस हॉस्टल का जो वार्डन था वो बहुत गंदा बर्ताव किया करता था बच्चों के साथ। खाना वगैरह भी अच्छा नहीं दिया जाता था, तो बाकी जो लोग हैं वो डर के मारे आवाज नहीं उठा रहे थे। अब ये भाई साहब गरीब घर में पैदा हुआ, गांव से निकला हुआ बच्चा, ये अपने ऊपर और अपने दोस्तों के ऊपर इस अन्याय को देख नहीं पा रहा था, और इसने छात्रावास के वार्डन के खिलाफ पहली बार आंदोलन करने का क्या किया? काम किया, उसके खिलाफ आवाज उठाने का काम किया। ये छोटू राम का पहला आंदोलन था मेरे बच्चों। ये छोटू राम का पहला आंदोलन था जो उसने सेंट क्रिश्चियन स्कूल दिल्ली के छात्रावास के वार्डन, हॉस्टल के वार्डन के खिलाफ शुरू किया था, और यहीं से ये लोगों की नजरों में आना स्टार्ट हो जाता है, अपना नाम डे बाय डे आगे बढ़ाना ये शुरू कर देता है। और स्कूल के जो बच्चे हैं स्कूली शिक्षा के दौरान इनको एक उपनाम देते हैं, और सारे के सारे छोटू राम को जनरल रॉबर्ट के नाम से पुकारना शुरू कर देते हैं। तो अगला जो पॉइंट होगा वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसी स्कूल के छात्रावास, इसी स्कूल के छात्रावास के वार्डन के खिलाफ छोटू राम द्वारा अपना पहला आंदोलन
बच्चों शुरू किया गया था। और स्कूल में बच्चों के द्वारा इनको जनरल रॉबर्ट का नाम बच्चों दिया गया। तो जनरल रॉबर्ट कोई अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसके साथ इनका कंपैरिजन किया गया, जो अन्याय के खिलाफ खड़े होते थे, तो जनरल रॉबर्ट लोगों ने पुकारना शुरू कर दिया। तो स्कूल में जनरल रॉबर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आप लोगों को एकदम नया क्वेश्चन दे रहा हूं हरियाणा जीके के अंदर कि हरियाणा की किस शख्सियत को जनरल रॉबर्ट के नाम से जाना जाता था, तो आप लोग बोलेंगे छोटू राम को जाना जाता था। और कौन से वाक्य के बाद इनको यह नाम मिला? जब इन्होंने छात्रावास के वार्डन के खिलाफ आंदोलन बच्चों शुरू किया था। ठीक है, अब यहां से इनकी स्कूली शिक्षा पूरी हो जाती है, इंटरमीडिएट शिक्षा इनकी पूरी हो जाती है। और इंटरमीडिएट शिक्षा पूरी करने के बाद इन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से बच्चों ग्रेजुएशन की शिक्षा प्राप्त की थी। स्नातक जिसे आप हिंदी में बोलते हो, स्नातक या ग्रेजुएशन जिसे आप बोलते हो, स्नातक या ग्रेजुएशन की जो शिक्षा है वो सेंट स्टीफन कॉलेज, सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली। बच्चों सेंट स्टीफन कॉलेज दिल्ली से स्नातक की शिक्षा पूरी करते ही ये वकालत की शिक्षा करने चले जाते हैं आगरा। वकालत की शिक्षा इन्होंने जो प्राप्त की वो आगरा कॉलेज से। अब एक गरीब घर में पैदा हुए थे, किसान परिवार में पैदा हुए थे, तो इनके पास वकालत की शिक्षा पूरी करने के लिए पैसे नहीं थे। और वकालत की शिक्षा ये हर हाल में करना चाहते थे, क्योंकि अंग्रेजी सरकार के द्वारा जो गरीब लोगों के ऊपर, जमींदारों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, उस अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए ये अच्छी तरह से समझ चुके थे कि चिल्लाने से कभी अत्याचार कम नहीं होंगे। हमें जमींदारों के खिलाफ या हमें गरीब लोगों के पक्ष में क्या बनवाने पड़ेंगे? कानून बनवाने पड़ेंगे। अंग्रेजों के खिलाफ ही कानून होंगे, तो कानून के मुताबिक ही सारा का सारा सिस्टम चलता है। और कानून बनवाने के लिए हमें वकालत की शिक्षा का सहारा लेना ही लेना पड़ेगा। तो इसलिए ये बच्चों समझ चुके थे कि वकालत की शिक्षा उन्हें हर हाल में पूरी करनी है, लेकिन गरीबी के नीचे ये दब चुके थे। तो गरीब परिवार में पैदा होने के चलते इनकी वकालत की शिक्षा के बीच में गरीबी आ जाती है। लेकिन एक जाट व्यक्ति जो उन दिनों बहुत ज्यादा हाईलाइट था, उन्होंने इनको पैसा देने का काम किया, इनको सहारा लगाने का काम किया। और वो जो जाट व्यक्ति था, जो बच्चों समाज की सेवा किया करता था, वो अलगपुरा गांव भिवानी के अंदर पैदा हुआ, सेठ छज्जूराम था। सेठ छज्जूराम को सेठ इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो हर व्यक्ति की, गरीब दबे कुचले लोगों की क्या किया करता था बच्चों? सहायता किया करता था। और जो जाट होकर भी सेठ कहलाया हो हरियाणा के अंदर, वो एक ही नाम है, छज्जूराम। अलगपुरा गांव भिवानी के अंदर पैदा हुआ है। और आंसी से जब तुम जाओगे भिवानी की तरफ, बीच रास्ते में ये भिवानी जिले का गांव आता है अलगपुरा। ठीक है, तो वकालत की जो शिक्षा है ये आगरा कॉलेज से इन्होंने प्राप्त की। लेकिन यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि वकालत की शिक्षा पूरी करवाने में किस व्यक्ति ने इनका साथ दिया था? मतलब छोटू राम के हितकारी कौन थे? छोटू राम का भला किसने किया था पढ़ाई में? तो छोटू राम के हितकारी थे सेठ छज्जू राम। छोटू राम के हितकारी थे सेठ छज्जूराम। और सेठ छज्जूराम कहां पैदा हुए? अलगपुरा गांव में। अलगपुरा गांव को मिनी ब्राजील भी कहा जाता है हरियाणा में, क्योंकि यहाँ की बेटियां फुटबॉल बड़ा जबरदस्त खेलती हैं। अलगपुरा भिवानी। बच्चों जब ये अपनी वकालत की शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो ये अपनी वकालत की प्रैक्टिस के लग जाते हैं। और चर्चा करें इन्होंने अपनी वकालत की प्रैक्टिस कहां से की, तो बच्चों
1912 में वकालत की प्रैक्टिस इन्होंने रोहतक से की। वकालत की प्रैक्टिस 1912 में रोहतक से की। यहां तक बातें समझ में आई? एक बार सारे के सारे बच्चे कमेंट कर दीजिएगा। सर नवीन जय हिंद का साथ दो। भाई सभी साथ दे रहे हैं, ठीक है। मेरे से बहुत बड़े बड़े टीचर वहां पहुंच रहे हैं और सारे के सारे साथ दे रहे हैं। सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, हम भी इसके पक्ष में हैं। और यदि यूट्यूब के ऊपर तुम जाके देखोगे तो सबसे पहले शायद मैंने वीडियो बना दी थी, लगभग आज से 1 महीना पहले ही, कि सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, सीटी का मतलब क्या होता है, ये तमाम बातें मैंने समझा रखी थी, ठीक है। हाँ, बाकी मेरा और कोई मकसद है नहीं कि सर उसका साथ देना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। सभी का साथ दे रहे हैं और सीटी क्वालिफाई होना चाहिए। और ये आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, सीटी क्वालिफाई होगा तो कोर्ट की बदौलत ही होगा, ठीक है। आप लोग अपना विरोध प्रदर्शन जता सकते हो, बहुत अच्छी बात है, विरोध करना चाहिए, लेकिन आप स्टूडेंट हो, एक स्टूडेंट की भांति आप रहें तो अच्छा रहेगा। मैं एक टीचर हूं, टीचर की भांति मैं रहूं तो एक अच्छा रहेगा। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो राजनेता बनना चाहते हैं, पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं, उनको पॉलिटिक्स अच्छी लगती होगी, हमें तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती भाई। और सबसे पहले साथ आप लोगों को देना चाहिए। आप लोगों का मुद्दा है, टीचर तो हरियाणा में 100 हैं, स्टूडेंट हरियाणा के अंदर 10 लाख पेपर दे के आए हैं, तो 10 लाख में से कितने बच्चे तुम वहां खड़े मिलोगे, है ना। तुम सारी की सारी बातें जो है वो टीचर के ऊपर डाल देते हो कि टीचर को साथ देना चाहिए। टीचर तो साथ दे ही रहा है। टीचर कितने हैं पूरे हरियाणा में? 100 टीचर होंगे, 200 होंगे। अब स्टूडेंट ही नहीं घर से निकल रहा, वो आराम से फेसबुक के ऊपर लिख रहा है सीटी क्वालिफाई होना चाहिए, तो फेसबुक पे ही सीटी क्वालिफाई हो जाएगा भाई, है ना। इसीलिए टीचर, यानी कि जब आप बड़ी संख्या में वहां जाओगे तो टीचर को तो अपने आप मजबूरी में आना पड़ेगा। मेरी हिम्मत क्या है कि मैं तुम्हारे साथ ना आऊं, लेकिन हिम्मत पहले तुम्हें तो करनी पड़ेगी ना, तुम्हें खुद तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तुम चाहते हो कि टीचर ही आगे चले, फिर हम घर से निकलेंगे, समझ में आई बात। तो टीचर की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी आंदोलन में ना आए, ये हिम्मत तुम्हें लेके आनी पड़ेगी सबसे पहले। तो मेरे अंदर हिम्मत अपने आप आ जाएगी जब तुम लोग वहां पे मिलोगे। अब बहुत सारे टीचर जाते हैं, मेरे साथी वहां, मैं देखता हूं बच्चे पहुंच ही नहीं पाते। अब बच्चे नहीं पहुंच पाते, बच्चों का मुद्दा है, बच्चों का सीटी क्वालिफाई होगा, बच्चों को फायदा होगा। बच्चा खुद चाहता है कि मैं तो रजाई में बैठे बैठे सीटी क्वालिफाई करवा लूं, है ना। तो रजाई में बैठे बैठे सीटी क्वालिफाई हो जाएगा भाई, समझ में आई ना बात। तो इसको पॉलिटिकल इशू मत बनाया करो कि सर इसका साथ दो उसका साथ दो, सभी का साथ दे रहे हैं भाई, ठीक है। और अंकित गर्ग, मैं तो चाहता हूं कि सबसे पहले तुम वहां पे मिलो। जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अब मेरे बच्चों देखिएगा, 1912 में वकालत की प्रैक्टिस जब ये रोहतक से शुरू करते हैं, तो इन्होंने जिस वकील के नीचे वकालत शुरू की, जिस वकील के साथ रहकर इन्होंने प्रैक्टिस की, उसका नाम था लालचंद। क्या था? लालचंद। तो आप लोगों को पता होना चाहिए लालचंद। अब अंकित का मैसेज नहीं आएगा, मेरे को पता, पक्का पता है। अब जब तुम रोहतक मिलोगे ना अंकित, तो तुम्हारे साथ अपने आप सारे टीचर मिलेंगे। लेकिन तुम सिर्फ मैसेज लिखने वाले स्टूडेंट हो तो फिर काम नहीं चलेगा, ठीक है। फिर कोई टीचर साथ नहीं देगा, मैं तो बिल्कुल नहीं दूंगा भाई, सीधी सी बात है। यदि स्टूडेंट ही आगे नहीं निकलेगा तो हम साथ किस बात का दें। तो आप लोग ज्यादा मिलोगे, हम अपने आप आ जाएंगे, हमारी कोई हिम्मत ही नहीं है कि हम वहां ना आए, ठीक है। तो तुम्हारे से ही वजूद है हम टीचरों का। जब तुम साथ दोगे तो हम अपने आप ही साथ दे देंगे। तुम्हें किसी टीचर को बुलाने की जरूरत ही नहीं होती, तुम बड़ी संख्या में खुद पहुंचो, उसके बाद टीचर अपने आप आ जाएगा। और सीटी क्वालिफाई हो जाएगा, पढ़ना तो तब भी पड़ेगा तुम्हें, ठीक है।
अब ऐसा तो है नहीं कि सीटी क्वालिफाई होते ही अगले पेपर में फिर अपने आप अगले पेपर में फिर टॉपर लगेंगे, आएंगे टॉपर ही जिन्होंने दिन रात मेहनत कर रखी है, ठीक है, जिन्होंने दिन रात मेहनत कर रखी है ना, वही सिर्फ नौकरी लगेगा। अब जिसके बेचारे के 50 नंबर बने हैं, अब जिसने मजे किए होंगे, ठीक है, अब जो पढ़ा होगा नंबर नहीं बने होंगे वो तो एक अलग सेगमेंट है। ऐसा तो कम ही स्टूडेंट के साथ होता है ना कि ज्यादा पढ़े होंगे उन बेचारों के नंबर नहीं बने होंगे, हो सकता है उस दिन उनका किस्मत अच्छी नहीं हो या और भी कारण हो सकते हैं, कोई उस दिन उनका दिमाग सही नहीं चला हो, संतुलित नहीं रहा हो। लेकिन मैक्सिमम बच्चे कौन से होंगे? मैक्सिमम बच्चे वो हैं जो पढ़ना ही नहीं चाहते, जो सिर्फ क्रैश कोर्स के ऊपर टिके होते हैं, जो सिर्फ यूट्यूबर के ऊपर टिके होते हैं, जो सिर्फ एक दो किताब लेके वो बोलते हैं कि सेल्फ स्टडी से ही सब कुछ हो जाएगा। तो वो मैक्सिमम बच्चे हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ दोबारा फिर ऐसा ही होगा। अब वो अगले पेपर में भी रहेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ 1 महीना पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब 1 महीना पढ़ने वाले बच्चे ज्यादा आवाज उठा रहे हैं, मैं बता रहा हूं, ठीक है। वरना देखिएगा सीईटी क्वालिफाई हो जाएगा, सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए, लेकिन आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा साथ में। ऐसा नहीं कि सीईटी क्वालिफाई के लिए आप डेली प्रयास करो और आपने पढ़ाई साइड में रख रखी है। पढ़ाई यदि साइड में रखोगे तो सीईटी क्वालिफाई होके भी तुम नौकरी नहीं लग पाओगे। सीईटी क्वालिफाई के लिए आवाज उठाते रहो, साथ में पैरेलल तुम पढ़ते रहो, ठीक है। सीटी क्वालिफाई की आवाज चाहे एक दिन मत उठाना, लेकिन पढ़ाई तुम्हें डेली पढ़नी है, कंटेंट तुम्हें डेली पढ़ना है, मेहनत तुम्हें डेली करनी पड़ेगी। नौकरी का यही रास्ता है बस। बिल्कुल जरूर मिलोगे, तो हम भी मिलेंगे भाई, क्यों नहीं मिलेंगे हम। ठीक है, अब देखिएगा, चलो आगे बढ़ेंगे, कोई ना इसके ऊपर बाद में बात करेंगे, शाम को बात करेंगे इसके ऊपर, यूट्यूब के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। जो बच्चों प्रैक्टिस की थी ना वो लालचंद के साथ की थी। लालचंद एक बड़े वकील थे, उन्हीं के नीचे रहकर इन्होंने बच्चों प्रैक्टिस की थी। 1912 में ही इन्होंने एक सभा का गठन किया जिसे जाट सभा बोलते हैं। उन्नीस सौ बारह में चौधरी छोटूराम द्वारा, 1912 में चौधरी छोटूराम द्वारा जाट सभा का क्या किया गया? गठन किया गया। जाट सभा का गठन, ठीक है। 1912 में चौधरी छोटूराम के द्वारा जाट सभा का क्या किया गया है? गठन किया गया है। उसके बाद हम बात करते हैं 1913 की। 1913 में बच्चों रोहतक में इन्होंने एक स्कूल खोला। जाट एंग्लो संस्कृत वैदिक स्कूल। रोहतक में की गई, रोहतक में की गई, ठीक है। 1913 के बाद मेरे बच्चों हम बात करेंगे 1916 की। छोटूराम द्वारा कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की जाती है।
छोटूराम द्वारा कौन सी पार्टी ज्वाइन की जाती है? कांग्रेस पार्टी। और 1916 के अंदर ही इन्होंने बच्चों एक अखबार निकालने का काम किया। उर्दू भाषा का साप्ताहिक। जाट गजट अखबार रोहतक से मेरे बच्चों निकाला। और यदि मैं बात करूं ये जाट गजट अखबार बंद कब हुआ था? अब निकाला कब, ये तो सभी बच्चे जानते हैं 1916 में, लेकिन बंद कब हुआ हम बंद भी करवा देते हैं इसको। ठीक है, तो बंद आपको ध्यान रखना है, ये अखबार 1980 में हुआ था। ठीक है, बंद कब हुआ था? 1980 में हुआ था बच्चों। इसी अखबार में सबसे पहले गुड़गांव के डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ लेख लिखे गए थे, तो ध्यान रखना है। अखबार में सबसे पहले गुड़गांव के डिप्टी कलेक्टर के विरुद्ध लेख लिखे गए। और इतने खतरनाक लेख लिखे थे कि छोटूराम को देश निकाला दे दिया गया था कि देश से इनको बाहर निकाल दो। लेकिन बच्चों लोगों का समर्थन था इनको, और उसी दबाव में अंग्रेज सरकार आती है और अंग्रेजों ने अपना ये देश निकाले वाला जो फैसला है वो वापस लेने का काम किया। 1916 के बाद चर्चा करते हैं 1920 की। 1916 से पहले मैं बात करूं तो पहला विश्व युद्ध चल रहा था 1914 से 18 के बीच। तो पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने भारत के अंदर अंग्रेजों ने महात्मा गांधी को बोलकर सैनिक भर्ती करवाए थे, उसे सैनिक भर्ती अभियान बोलते हैं। और पहले विश्व युद्ध के दौरान अपने देश भारत में चले सैनिक भर्ती अभियान जो अपने हरियाणा में भी चला होगा, तो बड़ी मात्रा में बच्चों यहां से सैनिक भर्ती किए गए थे। बताया जाता है 22,144 सैनिक भर्ती किए गए थे, और उनमें से आधे सैनिक भर्ती करवाने का काम रोहतक से छोटूराम ने किया था। तो मैं आपसे पूछूं कि पहले सैनिक भर्ती अभियान में सबसे ज्यादा साथ देने का काम हरियाणा की किस शख्सियत ने किया था? तो छोटूराम ने किया था। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखना है। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान प्रथम विश्व युद्ध के दौरान चलाए गए सैनिक भर्ती अभियान में सबसे ज्यादा योगदान छोटूराम द्वारा। ठीक है, अब इस अभियान में तो इन्होंने साथ दे दिया, लेकिन 1920 के अंदर महात्मा गांधी के द्वारा एक आंदोलन शुरू किया जाता है जिसे असहयोग आंदोलन बोलते हैं। लेकिन ये असहयोग आंदोलन के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं थे। महात्मा गांधी ने इनको समझाने का भी काम किया, लेकिन बच्चों ये नहीं समझे। इनका मानना था कि जो चीज हम भारत के अंदर बना ही नहीं सकते हैं
तो और अंग्रेज उसे अच्छे से बना रहे हैं, तो अंग्रेजों की चीजों का हम बहिष्कार क्यों करें? या तो बहिष्कार हम तब करें जब हमारे यहाँ पर चीजें बनती है और यहाँ पर चीजें बनने के बावजूद भी हम अंग्रेजों की बनी हुई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, फिर तो गलत बात है। लेकिन अपने देश के अंदर कुछ बन नहीं रहा है और अंग्रेज कुछ अच्छी चीजें ला रहे हैं इस देश के अंदर, तो उन अच्छी चीजों का इस्तेमाल करना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अब दिवाली के दिन मेरे प्यारे बच्चों आप लोग चाइनीज लड़ियों का क्या करते हो? बहिष्कार करते हो। आप नहीं करते, आपके दिमाग के साथ जो और लोग हैं, जो एजेंडा चलाते हैं पूरा का पूरा, वो आपके दिमाग के साथ खेलते हैं और आपको बोलते हैं कि आप चाइनीज चीजों का बहिष्कार करो। मेरे बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि चाइनीज जो कंपनी आपके हाथों में मोबाइल देती है, वो 5 से 6 हजार में पूरा का पूरा मल्टीमीडिया मोबाइल दे देती है। लेकिन जब ये चाइनीज मोबाइल नहीं आए थे, अपने भारत के अंदर जो मोबाइल कंपनियां थी बच्चों, वही मोबाइल वो 20 से 25 हजार में देती थी। अब 20 से 25 हजार को चाइनीज कंपनियों ने 5 से 6 हजार में कन्वर्ट कर दिया, तो मेरे बच्चों गरीब आदमी का साथ कौन देगा? चाइनीज कंपनी दे रही है ना। या तो इंडियन कंपनियों को यह चाहिए था कि वो मोबाइल 6 हजार का बना के देती और 6 हजार का मोबाइल बना के देती, तब हम चाइनीज कंपनी का मोबाइल खरीदते। तब तो हमें क्या है मेरे बच्चों, नहीं खरीदना चाहिए था। लेकिन जहां 20 से 25 हजार रुपए वाली चीज हमें 5 से 6 हजार में मिल रही हो, तो हमें उन कंपनियों का साथ देना चाहिए। समझ में आई ना बात? यानी कि बच्चों यहाँ पर दो है, जैसे दिवाली के दिन तुम लड़ी लगाते हो, लड़ी आ जाती है 30 रुपए की, और आपसे बोला जाता है कि आप घी के दिए जलाओ, तेल के दिए जलाओ। तेल आता है मेरे बच्चों सरसों का 200 रुपए लीटर, है ना। अब 200 रुपए लीटर में मुश्किल से 20 मेरे प्यारे बच्चों वो जो आपके दिए होते हैं वो जलेंगे, और वो भी कितनी देर जलेंगे? वो भी 1-2 घंटा जलेंगे। लेकिन लड़ी जो होगी ना 30 रुपए की, वो क्या पता 5 साल हम निकाल दें। ठीक है, तो अपने लिए लड़ी सही है या दिए सही है? अपने लिए लड़ी सही है। सरकार को चाहिए दिए तब हम सही बोलेंगे जब सरकार हमें क्या बोले कि आप लोगों को इस दिवाली के ऊपर 5-5 लीटर सरसों का तेल फ्री दिया जाएगा और आपको लड़ी का इस्तेमाल नहीं करना, आपको दिए जलाने हैं। तब तो हम दिए जलाएं मेरे बच्चों सरकार के कहने पर। समझ में आए ना बात? तो सरकार हमारे साथ क्या खेलती है? हमारे दिमाग के साथ खेलती है, एक पूरा एजेंडा चला के, है ना। जो लोग जिस मोबाइल से मैसेज देते हैं, वो मोबाइल भी तो चाइनीज कंपनी का बना हुआ है। उन अमीर घरों के लोगों में टंगे हुए एसी, जितना भी इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान है बच्चों, वो सारा का सारा चाइना की कंपनी का ही तो है। तो सबसे पहले उन अमीर घर के लोगों को अपना सामान घर से बाहर फेंकना चाहिए, तब गरीब घर के लोगों को बोलना चाहिए। समझ में आई बात? यही बातें समझा रहे थे छोटू राम कि असहयोग आंदोलन में हमें इंग्लिश जो चीजें हैं, जो ब्रिटिश सामान है, उसका बहिष्कार नहीं करना चाहिए, जबकि हमारे पास वो सामान है ही नहीं। सामान हमारे पास हो तब तो हम बहिष्कार करते हुए अच्छे लगे। तो बच्चों इन्हीं बातों से छोटू राम क्या है, परेशान हुए, और जब छोटू राम की बातों के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने कोई ज्यादा गंभीरता नहीं दिखाई, तो उन्होंने कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का मन बनाया और 1920 में इन्होंने कांग्रेस पार्टी को अलविदा कर दिया था। 16 में पार्टी ज्वाइन की थी और 1920 में कांग्रेस पार्टी को छोड़ने का काम किया। अब यहां तक बातें समझ में आई क्या? एक बार बताओ। थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन दिमाग में अच्छे से चीजें बैठ रही होंगी, है ना। रटना नहीं पड़ेगा, चीजों को समझना है कि किस तरीके से चीजें घटित हो रही हैं, क्यों घटित हो रही हैं। एक बार जल्दी से नोट कर लीजिएगा और जल्दी से डन लिखिएगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। चलेगा फिर, नोट कर चुके तो 1900 20 में कांग्रेस पार्टी छोड़ने के साथ ही इन्होंने बच्चों असहयोग आंदोलन का विरोध करना क्या कर दिया था? शुरू कर दिया था। तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट, 1920 में महात्मा गांधी द्वारा
चलाए गए असहयोग आंदोलन। और मेरे बच्चों, इसी असहयोग आंदोलन को हरियाणा के अंदर नाम दिया गया था गांधी की आंधी। तो आपसे पूछ ले कि हरियाणा के अंदर चलाए गए असहयोग आंदोलन को किस नाम से जाना गया? गांधी की आंधी। असहयोग आंदोलन के ये क्या थे? खिलाफ थे। ठीक है। उसके बाद 1923 के अंदर इन्होंने पार्टी बनाई। 1923 में फजल अली हुसैन के साथ मिलकर फजल अली हुसैन के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी का इन्होंने गठन किया बच्चों। यूनियनिस्ट पार्टी का गठन किया और इसी यूनियनिस्ट पार्टी को आगे चल के जमींदारा लीग बोला गया। 1924 जमींदारा लीग। जमींदारा लीग को इंग्लिश में फ्यूडल लीग कहा जाता है। तो ये ध्यान रखना, कभी ना कभी आपसे पूछ लिया जाए कि फ्यूडल लीग की स्थापना किसने की, तो फ्यूडल का मतलब जमींदारा ही है। फ्यूडल लीग की इन्होंने स्थापना की। 1927 में अंग्रेजों ने इनको राय बहादुर की उपाधि से नवाजा बच्चों। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर। अंग्रेजों द्वारा राय बहादुर की उपाधि इन्हें क्या है, दी जाती है। उन्नीस के बाद चर्चा करते हैं 1937 की। अंग्रेजों ने इनको सर की उपाधि और नाइट की उपाधि से नवाजा बच्चों। अंग्रेजों द्वारा सर या नाइट सर या नाइट की उपाधि इनको दी गई 1937 के अंदर। 1942 में लायलपुर नाम की एक जगह, और लायलपुर पड़ता है पाकिस्तान में। 1942 के अंदर लायलपुर पाकिस्तान में हबीबुल्लाह के द्वारा रहबरे आजम। रहबरे आजम का मतलब होता है भगवान के बराबर का दर्जा। की उपाधि दी गई।
तो रहबरे आजम भी किन्हें कहा जाता है? इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, बात करते हैं 1938 की। किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का इन्होंने गठन करवाया। किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु किसानों के अनाजों की बिक्री हेतु मार्केटिंग बोर्ड का क्या करवाया गया? गठन करवाया गया बच्चों। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने का काम भी छोटू राम के द्वारा किया गया। हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध। गुड़गांव के एक डिप्टी कलेक्टर हुआ करते थे जिनका नाम था कर्नल इलियस्टर। कर्नल इलियस्टर नाम का जो गुड़गांव का डिप्टी कलेक्टर था वो मोरों का शिकार बड़े स्तर पर हरियाणा में किया करता था, और मोर हमारा बड़ा प्यारा सा पक्षी। तो लोगों ने बच्चों इस डिप्टी कलेक्टर के खिलाफ आवाज उठाना शुरू की, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हो पाती थी। तब छोटू राम के सामने जब ये वाक्य आता है तो छोटू राम ने अपने प्रसिद्ध अखबार जाट गजट के अंदर बच्चों उसके खिलाफ खतरनाक लेख लिखने शुरू किए थे, और बाद में चल के मोरों के शिकार के प्रतिबंध को लेकर एक कानून बनवाने का काम है लाहौर हाई कोर्ट में किया था, और जिसके चलते मोरों के शिकार पर प्रतिबंध हरियाणा में लग पाया था। तो हरियाणा में मोरों के शिकार पर प्रतिबंध लगवाने वाले भी कौन थे? छोटू राम ही थे। ठीक है, यहां तक बातें समझ में आई। अब छोटू राम के द्वारा जो कुछ एक्ट पारित करवाए गए हैं वो एक्ट मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। इसके अलावा मेरे बच्चों इनके जो प्रसिद्ध लेख रहे हैं वो भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि कौन कौन से इनके प्रसिद्ध लेख रहे हैं। इनके जो प्रसिद्ध लेख हैं वो भी आपको ध्यान रखना है कि अखबारों में कौन कौन से प्रसिद्ध लेख थे जिसके चलते अंग्रेजी हुकूमतों की जड़ें हिलाने का काम इन्होंने किया, और जवानों और किसानों के अंदर एक राजनीतिक चेतना जगाने का काम छोटू राम ने किया। तो इनके प्रसिद्ध लेखों में एक था बेचारा जमींदार। बेचारा जमींदार। ठीक है, एक था मोर बचाओ। मोर बचाओ, मोर बचाओ के बाद एक था ठगी के बाजार की सैर। ये एकदम नए नए क्वेश्चन है मेरे बच्चों जो आपको पेपर में बेड़ा पार लगाएंगे। ठीक है, यदि पेपर में ऐसा ऐसा क्वेश्चन आ जाता है ना तो एक क्वेश्चन ठीक करते ही ऐसा कई हजार बच्चों से तुम ऊपर चले जाते हो।
इनके द्वारा जो एक्ट पारित करवाए जाते हैं, छोटू राम द्वारा पारित करवाए गए एक्ट अब मेरे को तुम ये बताओ, तुम्हें ज्यादा डीपली तो नहीं लग रहा होगा ना? तुम बोर तो नहीं हो रहे होगे इतना कंटेंट पढ़ के? क्योंकि जिसको पढ़ने की आदत नहीं होती ना, उसको ये लगता है यार यहां से कहां क्वेश्चन आता हुआ है ना। जिसको पढ़ने की आदत नहीं होती उसको ये लगता है कि यहां से कहां से क्वेश्चन आएगा, इतना डीपली कौन पूछेगा, है ना। लेकिन जब पूछ लिया जाता है फिर तुम्हें लगता है यार कि किसी अच्छी जगह पढ़ लेते तो ठीक था। आदमी कभी सेटिस्फाई नहीं होता है, ठीक है। तो पेपर से पहले जितना पढ़ने को मिले उतना कम लगना चाहिए। एक स्टूडेंट वास्तव में वही होता है जिसको जितना पढ़ने को मिले उतना वो सुख शांति से चुपचाप पढ़ता रहे, ठीक है। फालतू के क्वेश्चन अपने दिमाग में क्रिएट ना करे। सबसे पहला जो एक्ट है मेरे बच्चों वो है साहूकार पंजीकरण एक्ट। ये जो एक्ट था ये कैसा एक्ट था जिसमें सारे के सारे साहूकार जो किसानों को कर्ज वगैरह दिया करते थे, और जब वो किसान बेचारे कर्ज नहीं चुका पाते थे तो उनकी जमीनों को हड़प लिया जाता था इन साहूकारों के द्वारा। तो छोटू राम ने एक कानून बनवाया जिसके चलते सारे के सारे साहूकार अपना क्या कराएंगे, रजिस्ट्रेशन कराएंगे। बिना रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ जो साहूकार है वो किसानों के खिलाफ अदालत के अंदर केस नहीं कर सकता था, ठीक है। यदि किसान ने पैसा लिया है और उसने मना कर दिया तो साहूकार कुछ नहीं कर पाएगा यदि उस साहूकार ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया हो। अब जिस साहूकार का रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो उसके ऊपर बच्चों टैक्स लिया भी जाएगा और टैक्स के साथ साथ उसके ऊपर निगरानी भी सरकार की रहेगी, ठीक है। तो ये साहूकार पंजीकरण एक्ट जो है ये 1934 में बना था, लेकिन ये लागू हुआ था 1938 के अंदर। लागू हुआ था ये 2 सितंबर 1938 को। पहला एक्ट ये होगा। एक सेकंड भाई, सर पढ़ने में मजा आ रहा है, फिर ठीक है। बस तुम ऐसे साथ देते जाओगे तो मजा ही आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरे बच्चों 1938 के अंदर एक और एक्ट बनवाया कि जितनी भी जमीनें गिरवी रखी गई थी किसानों की, इनको वापस किसानों को दे दिया जाए। गिरवी जमीनों की मुफ्त वापसी। वापसी एक्ट 1938। एक एक्ट था बच्चों कृषि उत्पाद मंडी। मार्केटिंग बोर्ड वाला है जो 1938 मैंने बताया था तुम्हें। कृषि उत्पाद मंडी अधिनियम, एक्ट को हिंदी में अधिनियम ही बोलते हैं। और पेपर में ये एक्ट पूछा गया है, ठीक है। पेपर के अंदर ये एक्ट आपसे पूछा गया है, कहीं आपको लगे कि सर ये एक्ट क्या पढ़ा रहे हैं। चौथा एक्ट है कर्जा माफी अधिनियम। किसानों ने जो कर्जा ले रखा था उसकी माफी के लिए एक एक्ट बनवाया 1934 में। 1934। एक 1940 के अंदर व्यवसाय श्रमिक अधिनियम बनवाया।
व्यावसायिक श्रमिक अधिनियम, मजदूरों के लिए, मजदूरों का शोषण ना हो, काम करने के बाद उसकी मजदूरी को कोई खतरा ना हो, इसके लिए 1940 के अंदर व्यावसायिक श्रमिक अधिनियम बनवाने का काम भी इन्होंने किया था बच्चों। ठीक है, तो ये 5 इनके एक्ट आप लोगों को ध्यान रख लेने हैं, रख लोगे, रखने पड़ेंगे, नौकरी लगने के लिए इलाज भी कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, 1937 के अंदर ही मैं आपको बताता हूं, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार में ये राजस्व मंत्री रहे थे। यूनियनिस्ट पार्टी को खड़ा करने वाले छोटू राम ही थे और इस यूनियनिस्ट पार्टी को पंजाब विधानसभा के 1937 चुनाव में जीत मिलती है, यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनती है और पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी सरकार में ये कौन से मंत्री रहे थे? राजस्व मंत्री बने थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी पेपर में पूछा जा चुका है कि 1937 की पंजाब सरकार में इनको कौन सा मंत्रालय दिया गया था? राजस्व मंत्रालय। ठीक बच्चों, किसानों के लिए इन्होंने इतने काम किए हैं तो लोगों ने इनको बोलना शुरू कर दिया किसानों का मसीहा। किसानों का मसीहा, दीन बंधु जनरल रॉबर्ट रहबरे आजम, नामों से ये प्रसिद्ध हुए। नामों से ये प्रसिद्ध हुए हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही, बाकी मिलेंगे अगली क्लास में। अब देख लीजिएगा कि हम इसी तरीके से इस बैच में पढ़ने वाले हैं, इतना डीपली तरीके से चीजों को कवर करेंगे। तो एक बार मेहनत करनी पड़ेगी, फिर बार बार मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, फिर तुम्हें मजा आएगा। ठीक है, तो एक बार जी लगा के मेहनत कीजिएगा, जितना कंटेंट करवाता हूँ हरियाणा जीके के अंदर उसकी 2-2 बार रिवीजन कीजिएगा। उसके बाद आपको कोई किताब उठाने की जरूरत ही नहीं है, किताबों के अंदर इतनी बातें हैं ही नहीं और ना किताब वाला इतनी बातें डाल सकता है। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर पढ़ सकते हैं, हमें पूरी आजादी है, हमारा मन करेगा उतना हम पढ़ेंगे, जितना तुम्हारा इंटरेस्ट होगा उतना मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, तुम लोगों का इंटरेस्ट बना रहेगा तो मैं इससे भी ज्यादा डीपली तुम्हें पढ़ाने की कोशिश करूंगा। मैं इन एक्ट के अंदर भी तुम्हें बातें बता सकता था कि इन एक्ट के अंदर क्या क्या हुआ, लेकिन वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से नहीं होगा। ठीक है, तो जो आपके पेपर के दृष्टिकोण से है वो सारा का सारा कंटेंट हम कवर करेंगे। बस ईमानदारी के साथ आप बने रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा और एक गरीब घर के बच्चे के पास यही सिर्फ एक ऑप्शन है पढ़ाई के अंदर, वो ईमानदारी से मेहनत करे। पढ़ाई के अंदर यदि तुम थोड़ी सी भी जल्दबाजी दिखाओगे तो खुद के साथ ही तुम बच्चों धोखा करोगे। हमारे गरीब परिवारों के पास एक पढ़ाई है, बाकी हमारे पास कुछ नहीं है और इस पढ़ाई के साथ तो हम कर सकते हैं। ठीक है, इस पढ़ाई को हम ईमानदारी से कर सकते हैं और एक बार आपने ईमानदारी से मेहनत कर ली, अपने आप आपके घर की दिशा बदलती आप लोग खुद अपनी आंखों के सामने देखोगे। चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।